सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा ने भारत की पहली 2400 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है और इसका नाम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम या राइस एटीएम इसका नाम रखा है। ये राशन कार्ड धारकों के लिए है। इससे सब्सिडी वाले जो चावल होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसके आने से क्या होगा, जो सब्सिडी वाले जो चावल होते हैं उनकी चोरी और जो कालाबाजारी से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें कमी आएगी। इसमें एक टच स्क्रीन लगा होगा, उसमें आपको बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो जैसे वो आप डालोगे आपको चावल मिल जाएंगे। यहाँ से मैक्सिमम 25 किलो तक चावल आपको मिल सकेंगे। और अभी इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अभी इसे यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अगर ये सफल रहती है, सही रहता है सब कुछ, तो फिर उड़ीसा के और भी जगह पे इसको शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और एटीएम के बारे में आपको बताता हूँ। अगर पूछे भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम ये किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। पूछे भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने ही। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? हैदराबाद में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? गुरुग्राम में। और किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला था? तो आंसर होगा एसबीआई ने। बाकी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बन गए अभी और गवर्नर रघुबर दास हैं। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ किसे समापन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर बनाया गया? तो आंसर होगा पीआर श्रीजेश को। आपको बताया पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में फ्लैग बियरर ये मनु भाकर को बनाया गया था, जो कि एक शूटर है। पर अभी उनके साथ पीआर श्रीजेश को भी ध्वजवाहक बना दिया गया है। पीआर श्रीजेश ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे। अभी हमने पढ़ा रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता यहाँ पे, स्पेन को हराया था, ध्यान रखना। अच्छा, पीआर श्रीजेश से एक और प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि अभी भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम का इनको हेड कोच बनाया गया है। और अब हम पढ़ रहे हैं पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह जो 11 अगस्त को होगा, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हैं ये मनु भाकर के साथ। अच्छा, फिर ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर कौन थे? चलो एक काम करता हूँ, पेरिस ओलंपिक से जितने भी अभी तक प्रश्न हमने पढ़े वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ, तो वहाँ पे सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, ये समर ओलंपिक है, पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। 33rd नंबर का एडिशन है। 26 जुलाई को शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चलेगा। मैस्कॉट शुभंकर है। ओलंपिक फ्रीज फ्रांस की एक पारंपरिक टोपी है। भारतीय मशाल वाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा, शूटर है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अदानी ग्रुप। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक 2 जने थे, शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और पीवी सिंधु एक शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। हमने कहा समापन समारोह में ध्वजवाहक 2 जने हो गए हैं, मनु भाकर जो शूटर है और पीआर श्रीजेश जिनका संबंध हॉकी से है। सेफ्टी मिशन बनाए गए गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेमों को शामिल किया गया, कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अगले वाले जो समर ओलंपिक वो 2028 में होंगे, क्योंकि 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। तो वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। साथ में ये भी याद रख लो विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था 2030 वाले फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। अब पेरिस ओलंपिक में हमने कौन कौन से मेडल जीते हैं, किसने जीते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस प्रश्न में नहीं, आगे एक और प्रश्न आएगा वहां मैं बताऊंगा। अभी तो पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्न जो अभी हमने डेली करंट अफेयर्स में अलग अलग दिनों में पढ़े थे वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। अभी आपको पता है, हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ये 3 देशों की यात्रा पर गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। और अभी वो तिमोर लेस्ते गई, वहां पर उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे उनको सम्मानित किया गया, जिसका नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते है। और जब वो फिजी गई थी तो वहां का उनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और आप कह सकते हो द्रौपदी मुर्मू ये फिजी और तिमोर लेस्ते जाने वाली पहली भारतीय प्रेसिडेंट बनी है। पिछले साल इनको सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे येलो स्टार कहते हैं। बाकी बात यहाँ पे तिमोर लेस्ते की है, जिसे आप ईस्ट तिमोर भी कहते हो। आप मैप में देखो, ये रहा तिमोर लेस्ते। कैपिटल इसकी दिल्ली होती है, करेंसी है यूएस डॉलर। प्रधानमंत्री इसके के राला जनाना गुस्माओ हैं और प्रेसिडेंट हैं जोस रामोस होर्टा। और आपको याद जरूर होगा
आसियान का जो 11वां या सबसे नवीनतम सदस्य देश है वो यही बना था, तिमोर लेस्टे। याद है ना आपको? मुझे पता था आपको याद है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पाइन लैब्स के सेतु ने किसके सहयोग से यूपीआई सेतु को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली एक कंपनी है सेतु, और इसी ने अभी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के यूपीआई सेतु को लॉन्च किया है। ये एक यूपीआई फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये यूपीआई से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनके समाधान के लिए काम करेगा। जैसे कि कई बार आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, पेमेंट करते हो, तो पेमेंट फेल हो जाता है। तो उस पेमेंट फेलियर को कम करने के लिए, ताकि तो वो पेमेंट फेलियर न हो, इसका काम यही होगा। मतलब यहाँ पे इसका उद्देश्य है लेन देन की सफलता रेट को बढ़ाना। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। एक्सिस बैंक की पहले बात करें, स्थापना होती 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन क्या होता है? बढ़ती का नाम जिंदगी। कुछ समय पहले एक्सिस बैंक ने सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड भी इसी ने लॉन्च किया था, और देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड भी इसी ने लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे यूपीआई से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो नेपाल है। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था, कौन सा? फ्रांस। किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन बना था मोबीक्विक, और यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना था, जिसको आपको पता है कुछ समय पहले आरबीआई ने बैन कर दिया था। तो इतने पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बोइंग कंपनी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा केली ऑटबर्ग को। तो बोइंग ये एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है जो कि एरोप्लेन वगैरह, रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइल वगैरह ये सब बनाती है, और इसी ने अभी केली ऑटबर्ग को अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसके स्थान पे? डेविड कैलहॉन के स्थान पे। इसकी बात करें कंपनी की, तो स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय आपको वर्जीनिया, अमेरिका में मिलेगा। आपको याद होगा, इसी साल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु के पास में बोइंग कंपनी के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन भी किया था। ऑप्शन पे चलो, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बने थे अभी। मनोलो मार्केज की बात करेंगे, याद रखना ये स्पेन से हैं और अभी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने थे। जबकि एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी इनको यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और हाँ, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न आ गया तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट मंथ, जिसमें 2-3 टॉपिक तो हमने कवर कर लिए थे जनवरी से लेकर जुलाई तक, यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ चुके थे। बुक्स एंड ऑथर वाला सेक्शन भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन पिछले महीने मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर उसे बंद कर दिया था। लेकिन अभी फिर से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। तो आज जो नया टॉपिक पे आपको वीडियो मिला है वो अपॉइंटमेंट्स वाला है, नियुक्तियां। और इस बार मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं, स्टार्टिंग के 7 महीने के अपॉइंटमेंट्स कवर कर लिए हैं, यानी कि जनवरी से लेके आपके जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां हैं, वो सारी मैंने कवर कर ली है। और इस बार मैं आपको उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो जा करके देखो, पीडीएफ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आप वीडियो जा करके देखो ताकि सारे अपॉइंटमेंट्स आपके क्लियर हो जाए। फिर जल्दी मैं आपको बताऊंगा अगला टॉपिक हम कौन सा लेने वाले हैं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो उसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, उसे लाइक और शेयर करके। और इस वीडियो को भी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कहाँ पर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बार बार आप लोग पूछते हो बताने के बावजूद भी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबको दिखता रहेगा, कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व शेर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य शेरों की घटती आबादी और संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इसको शुरुआत कब की गई थी? बात करें 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो शेर दिवस हो गया। अभी बाघ दिवस भी हमने मनाया था, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया था। अच्छा, शेरों से एक बुक मुझे याद आती है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। बुक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। इसको पीरामल नाथवानी ने लिखा है और अभी इसकी पहली प्रति इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी थी, हमने पढ़ा था। ये बुक गिर नेशनल पार्क के एशियाटिक लायंस पर है।
अब चलो डे वाला प्रश्न है, अभी तक अगस्त में कौन कौन से दिवस हमने मनाए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। वैसे कल भी मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो 1 अगस्त को हमने यहाँ पे 4 दिवस मनाए थे। एक तो 1 अगस्त को राष्ट्र पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जिसे अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी बोलोगे, और 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी डे भी होता है। तो अगस्त के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने किसे एमसीएक्स का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा प्रवीणा रॉय को। तो अभी सेबी ने प्रवीणा रॉय को एमसीएक्स के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब बात आती है कि ये एमसीएक्स क्या है। फुल फॉर्म तो इसकी होती है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब ये क्या होता है? देखो, आपको ये तो पता होगा कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उसे हम इक्विटी मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, ये पता है। लेकिन उसी तरह से कमोडिटी मार्केट भी होता है। कमोडिटी में मोस्टली 3 तरह की चीजें आती हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, मेटल्स आते हैं और एनर्जी आती है। देखो, मतलब कच्चा माल, यूं समझो कच्चा माल, जैसे कि चना हो गया, कॉटन, गेहूं, चावल, सोयाबीन, ये सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। मेटल में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे, और एनर्जी में यूं समझो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल वगैरह जैसे उत्पाद आएंगे। तो इन सभी की अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं, इनको खरीदता बेचता हूं, और इनकी ट्रेडिंग, इनका एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एमसीएक्स पे ही। ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। अब एमसीएक्स आपको समझ में आ गया क्या होता है, और इसी की अभी एमडी सीईओ ये बन गई है प्रवीणा रॉय। ये हमारा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया एमसीएक्स होता क्या। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 2003 में की थी, मुख्यालय मुंबई में है। बाकी देखो ऑप्शन पे चलो। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी, और सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ये बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वैसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आप लोग देंगे, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न समझो। बढ़ते हैं अभी आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई ये कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 12वें स्थान पे। तो अभी सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने सबसे अमीर सेंट्रल बैंकों की लिस्ट जारी की है, यानी कि किस देश के सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा है, उसके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी पैसा है, कितना गोल्ड रिजर्व है। तो उसी सब के बेसिस पे ये रैंक तैयार की इन्होंने, और इन्होंने बताया जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे आप फेडरल रिजर्व बैंक कहते हो, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे चाइना का सेंट्रल बैंक यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, तीसरे पे जापान का है, और चौथे पे जर्मनी का है। फिर भारत का कहाँ पर है? भारत का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। हमारी जो कुल संपत्ति बताई गई है आरबीआई के पास, वो है $70.47 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब क्या होता है आपको पता है? मिलियन मतलब होता है 10⁶, बिलियन यानी कि 1 अरब, इसका मतलब होता है 10⁹, और ट्रिलियन मतलब होता है 10⁻12, यानी कि आप कह सकते हो 1000 बिलियन को मैं 1 ट्रिलियन कहता हूं। देखो, आरबीआई की बात कर ले तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में मुख्यालय मिल जाएगा। इसकी जो स्थापना है किसकी सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। बाकी आप लोगों भी देख रहे हो यहाँ पे, लोगों से भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि लोगों में क्या है। तो एक पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, और आगे रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? जो डीबीएस बैंक होता है उसी का ये ग्रुप है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है ना, उसी तरह से एचडीएफसी का जो ग्रुप है वो उसी के अंदर आता है। एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस हो गया, तो उसी तरह से ये डीबीएस ग्रुप है। कहाँ का है ये? सिंगापुर का है। और इसकी पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? तान सू शान बन गई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया या किनका स्थान लेंगी? तो ये पीयूष गुप्ता का स्थान लेंगी, जो मार्च 2025 में अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद ये
अपना पद संभालेंगी, मतलब अभी इनको नियुक्त कर दिया गया और अगले साल ये अपना पद संभाल लेंगी। बाकी ऑप्शन पे चलोगे तो राहेल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त प्रमुख बनी थी। एलिसा डी माद्रोजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेड बनी थी। और फिलेमोन यांग, ये इंपॉर्टेंट नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। 79th नंबर का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ, सितंबर के बाद शुरू होगा। अभी 78वां सत्र चल रहा है। और उसके अध्यक्ष भी पूछूं तो याद रखना डेनिस फ्रांसिस है, वो त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि ये किस देश के हैं, ये पूछा गया था। तो फिर फिलेमोन यांग का भी याद रखो, ये किस देश के हैं, ये कैमरून देश से बिलोंग करते हैं। देशों के नाम भी याद रखा करो इनके, ठीक है। चलो फिर आप मुझे बता दो, एलिसा माद्रोजा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेड बनी है, ये किस देश की है। मैं दो ऑप्शन आपको दे देता हूं, मैक्सिको या स्पेन। तो बताओ फिर आप, देखिए किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। भारतीय रेसलर हैं अमन सहरावत, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में पुएर्तो रिको देश के डारियान क्रूज को हराया है। किस कैटेगरी में खेला इन्होंने, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। और इस तरह से पेरिस ओलंपिक में ये हमारा छठा पदक है। इस तरह से पेरिस ओलंपिक में हमारे पास 6 मेडल आ गए हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आप कह सकते हो पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में ये हमारा पहला पदक है जो अमन सहरावत लेकर के आए हैं। और वैसे अमन सहरावत का ये पहला ओलंपिक भी था और पहले ही ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीत लिया, और वो भी कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। आप इनसे एक और पॉइंट ध्यान में रखना कि अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कम उम्र के मामले में पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ गया है। अभी अमन सहरावत की उम्र की बात करोगे तो लगभग इस 21 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। वैसे अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछूं ना कि ओलंपिक में सबसे उम्र दराज भारतीय पदक विजेता कौन है, तो वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। वो एक शूटर थे। 2004 के एथेंस ओलंपिक में वो सिल्वर लेकर के आए थे, तब उनकी उम्र 34 ईयर थी। अब देखो पेरिस ओलंपिक के बारे में तो मैंने आपको सारा बता दिया। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेडल आए, कौन कौन लेकर के आए। देखो इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मनु भाकर लेकर के आई थी, जो कि एक शूटर है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में लेकर के आई थी। और इनसे भी एक अच्छा प्रश्न बन गया था कि शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। और दूसरा पदक भी यही लेकर के आई थी, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में। तो उनके साथ सरबजोत सिंह भी थे। ये दोनों मिलकर के मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज लेकर के आए थे। और यहाँ पे भी एक अच्छा प्रश्न बन गया कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में, शूटिंग में, मिक्स्ड इवेंट में कोई पदक जीता। फिर उसके बाद तीसरा मेडल भी शूटिंग से ही आया था। महाराष्ट्र के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले, ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। फिर चौथा ब्रॉन्ज हमारे पास हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है वो लेकर के आई थी। स्पिन को रहता याद रखना, जिसमें कप्तान हमारे हरमनप्रीत सिंह हैं। और पांचवा मेडल नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे, वो सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। कितनी दूर भाला फेंका था अगर ये पूछेंगे तो 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके। और अभी छठा मेडल ये अमन सहरावत लेकर के आए हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में है ये ब्रोंज मेडल। तो इस तरह से ये 6 मेडल हमारे पास आए, ध्यान रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी है। और फिर से याद दिला दूं, सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। उसके बाद जाकर के वो अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन देख लेना। और अगर नए स्टूडेंट हैं क्रैक एग्जाम चैनल पे, तो इससे पहले के जो शुरुआत के 6 महीने के जनवरी से लेके जून तक के जो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले और बुक्स एंड ऑथर। सारी बुक्स एंड ऑथर आ गई हैं, सारी बुक्स आ गई हैं जनवरी से लेके जून तक, और सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी आ गई है उस वीडियो में। तो वो जाकर के भी चेक कर लेना, ताकि एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक का सुपड़ा साफ हो जाए। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वैसे आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर लेना। या कुछ भी अगर चीज सर्च करते हो यूट्यूब में, तो सबसे पहले लिखना क्रैक एग्जाम, और उसके बाद जो सर्च कर रहे हो वो लिख देना, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। चलो अभी हम कल का रिवीजन करते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का भी नया हेड कोच बनाया, PR श्रीजेश। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया 9 अगस्त को। फिर पूछा शोभना रानाडे का निधन हो गया, वे कौन थी, सामाजिक कार्यकर्ता। फिर पूछा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को भी समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश ने। फिर पूछा नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, सिल्वर मेडल।
फिर पूछा आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपए, लेकिन टैक्स पेमेंट में। फिर पूछा राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पे शुरू की गई, अजमेर में। फिर पूछा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में कौन सा देश टॉप पर है, तो तेलंगाना। फिर पूछा किसने बी रेड्डी नाम से एक रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की, वर्ल्ड बैंक ने। और आखिरी प्रश्न पूछा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे बनाया गया, हरीश दुधानी को। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा कपिल सिब्बल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।